एयर मार्शल साहब, ज़रा हमें समझाइए कि ये तेजास, ये जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि 1990 से जिस पे काम हो रहा है, इंडियंस काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक इसमें क्या ऐसी चीज़ कर दी थी कि इसको एयर शो पे पहले तो लेके आ गए ये, यूएई के एयर शो पे लेके आ गए। सेकेंडली मुझे ये बताएं कि क्या माल फंक्शनिंग हुई एयरक्राफ्ट में। और मैं तो एक आई एम नॉट अ फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट, मैं कोई इतनी नो हाउ नहीं है मुझे एयरक्राफ्ट की, बस एबीसी ज़रूर पता है कि मुझे ये लगता है कि जो तेजस है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, अगर वो, मैं सादे लफ्ज़ों में बयान कर देता हूँ, अगर 1000 फुट की बुलंदी पे हो और ये जो मनूवर उसने किया, वो अगर ये 5-1000 फुट की बुलंदी से करता तो शायद ये मेरे ख्याल में कर सकता है, इसको पुल कर लेता। लेकिन 1000 फुट की बुलंदी से ये जिस तरीके से इसने करने की कोशिश की, इससे लगता ये है कि ये एक वेरी पुअरली ट्रेंड इंडियन पायलट था। डू यू एग्री विद मी सर? जी, बहुत शुक्रिया आपका बशीर साहब बुलाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तेजाज का जो आपने पहला कहा कि डेफिनेटली ये 25-30 साल हो गए हैं इस प्रोग्राम को, और इंडिया ने ये वो जहाज था जिसको रिप्लेस करना था एज अ रिप्लेसमेंट फॉर मिग 21, और ये जैगुआर्स जो उनके ऑलमोस्ट नॉन ऑपरेशनल हो चुके हैं और स्क्वाड्रंस में से जा चुके हैं। तो वो एक गैप फिलर था जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट था, सिमिलर टू जो हमने JF-17 थंडर को डेवलप किया। तो ये हो नहीं सका उस तरह से जिस तरह वो चाहते थे, ब्यूरोक्रेसी की वजह से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस की वजह से, करप्शन की वजह से, और बहुत सारे अवामिल थे जिसमें कि ये टेक्नोलॉजीज डिफरेंट कंट्रीज से ली गई थी और उनको इंटीग्रेट नहीं कर सके सही तरीके से। तो वो तमाम अवामिल देखते हुए तेजास का जो था वो प्रोग्राम उस तरह आगे बढ़ नहीं सका हिंदुस्तान नॉटिकल कॉम्प्लेक्स में। और आज जो है उसके तकरीबन कोई 40 के करीब जहाज मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान फिजाइया ने JF-17 थंडर के तकरीबन 150 जहाज बना चुके हैं, और 4 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान फिजाइया के अलावा इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और नंबर्स विल इंक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये तो है इसका बैकग्राउंड। देखिए, जब भी कोई मुल्क अपना जहाज लेकर आता है एयर शो में, तो वो उसका एक, आप कह लें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जहाज भी होता है, और उसकी जो एरोबेटिक्स करते हैं पायलट भी होते हैं, उनकी बहुत ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो इंटरनेशनल अफेयर्स में जाते हैं, ताकि एक अननोन जगह पे जाके वो एक मेच्योरिटी के साथ और अपनी महारत के साथ वो तमाम एरोबेटिक्स कर सकें जो वो अपने एरिया में या अपने लोकल एरियाज में करते रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जाती है। तो और जहाज की भी देखी जाती है, सर्विसेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये तमाम अवामिल। और जनरली 2 से 3 जहाज लेकर जाते हैं। वो एक जहाज जो होता है वो डिस्प्ले पे होता है, जो कि ग्राउंड पे होता है, और एक को एरियल डिस्प्ले पे इस्तेमाल किया जाता है, और उसका एक स्टैंड बाय होता है। सो वो जो एयर डिस्प्ले होता है उसमें बेसिकली वो ये शो करना चाहते हैं कि हम किस कैपेबिलिटी रखता, ये जहाज क्या कैपेबिलिटी रखता है मैनूवरिंग की, स्पेशली क्योंकि मैनूवरिंग, एजिलिटी, और ये तमाम जो डिफरेंट टाइप के कटिंग एज टाइप मैनूवर्स होते हैं, और ये शो करते हैं कि जहाज में कॉम्बैट परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, उसकी एजिलिटी कैसी है, उसका टर्न रेडियस कैसा है, उसके डिफरेंट एबिलिटी टू हैंडल द डिफरेंट रेजीम्स ऑफ मैनूवर वो कैसी है, और इसके इंजन में कितनी थ्रस्ट है, इसका एयर फ्रेम कितना एजाइल है और कितना मैनूवरेबल है। ये तमाम चीजें उस एयर शो में डिस्प्ले की जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए पायलट का अच्छा होना और पायलट का महारत वाला होना बहुत जरूरी है। उसमें जो बेसिक फैक्टर होता है वो होता है पायलट की ईगो वाला एलिमेंट भी होता है। देखें, जब भी आप एरोबैटिक्स करते हैं, मैं खुद भी करता रहा हूं, तो एक चीज सिखाई जाती है कि पायलट जो है वो क्रैश जो है वो उस जगह पे नहीं करता जब वो नीचे आता है। वो जब टॉप पे पहुंचता है, स्पेशली लूपिंग मैनूवर्स पे, उधर उसने स्पीड और हाइट को देखना होता है और उसके मुताबिक अपने मैनूवर को एडजस्ट करना होता है। और इसी तरह जब वो मैनूवर कर रहा होता है तो उसमें हाई जीस इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से किसी हद तक डिसोरिएंटेशन के अलावा जी लॉक एक फिनोमिना है जिसे कहते हैं जी इंड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो हो सकती है। और ये फिनोमिना आया था जब F-16 इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि बहुत मैनूवरेबल प्लेटफॉर्म था, जिसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल था और 9 Gs की मैनूवरेबिलिटी की जा सकती थी। तो उसकी वजह से काफी सारे क्रैशेस हुए थे अमेरिका में भी, जो इस फिनोमिना की वजह से हुए थे, जिसमें पायलट ग्रे आउट होता है और फिर अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि खून की मिकदार जो है वो नीचे आ जाती है जब हाई चीज आप कैंसर होते हैं, और आप ब्लैकआउट हो जाते हैं। और फिर स्पेशली अगर आप ग्राउंड के बहुत करीब हैं तो आपके पास रिएक्शन टाइम नहीं होता। देखिए, ये जो मैनूवरिंग हो रही होती है उसमें जहाज जो है वो ऑडियंस के करीब तरीन आने की कोशिश करते हैं, एंड जनरली उसका जो फ्लाइट लेवल होता है वो 250 फीट तक आता है। जो मुझे लग रहा था इसका भी जो तेजाज जिस जगह पे क्रैश हुआ और इसने रोल किया वो तकरीबन 500 फुट से नीचे था, 250 फुट के करीब होता है जहां पे मैनूवरिंग हो रही होती है ये। तो वहां पे अगर कोई खुदा ना खास्ता आप ऐसा टर्न ले लें, या आप डिसोरिएंटेट हो, या कोई गलत आप स्टिक को इनपुट दें,
तो आपके पास सेकंड भी नहीं होता कि आप जमीन के जाके लग सकते हैं। और इसकी वजह जो है मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा कोई 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है फ्लाइट सेफ्टी में भी पाकिस्तान फिजाइया की, जिसमें आप तमाम तरह के एक्सीडेंट्स को देखते हैं और उसकी फिर इंक्वायरीज होती हैं, उनको फाइनलाइजेशन किया जाता है। और उसमें कुछ इस तरह के केसेस भी नजर आते हैं कि जिसमें कोई डिसोरिएंटेशन हो जाए या किसी किस्म का और मैकेनिकल प्रॉब्लम हो या टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो इसको अभी फाइनलाइज करना शायद आसान ना हो। सिर्फ वीडियो को देख के हम ये जरूर कह सकते हैं कि उस स्टेज पे कोई इनपुट ऐसी जरूर आई है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या अगर उन्होंने दी है तो फिर उनकी वो ओरिएंटेशन नहीं थी कि सेकंड मैनूवर इसको किस तरह से फॉलो अप करना है। तो वो इनपुट जो है वो मैकेनिकल या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, और किसी हद तक जी लॉक वाला एलिमेंट भी हो सकता है। एयर मार्शल साहब, आपने तकरीबन 40-50 इन्वेस्टिगेशंस की हैं, और आपके ख्याल में अगर जैसे ये क्रैश हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस हैं, बोर्ड है इंडिया का, वो इसको इन्वेस्टिगेट तो करेगा। सो आपके ख्याल में ये सारी रिपोर्ट बोर्ड की कब तक आ सकती है सामने, एक्चुअल रिपोर्ट? या इसको मैनेज किया जाएगा, या हाउ व्हाट डू यू थिंक, मैनेज हो सकती है ये रिपोर्ट आपके ख्याल में? ये जो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है इंडिया का, इसको मैनेज कर लेगा रिपोर्ट को, या वाकई प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो सामने आने देगा, या हाउ डज इट वर्क? जी बिल्कुल सही आपने बात की। रिपोर्ट्स को मैनेज भी किया जाता है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कई लोग छुपाने की भी कोशिश करते हैं ताकि किसी किस्म का कोई ब्लेम ना आए। वो एलिमेंट रहता है हमेशा। तो ये तो एक बड़ा एक नेशनल लेवल का वो है इशू के, जिसको डेफिनेटली वो ह्यूमिलेशन से बचने की जरूर कोशिश करेंगे कि इस तरह ना हो कि जिसके ऊपर स्पेशली टेक्निकल इशू को सामने आए। बिकॉज ये वो जहाज है जिसको वो बेसिकली बेचने के लिए आए थे और वो कस्टमर्स की तलाश में थे, और ये किक ऑफ नहीं हो सकता और टेक ऑफ नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज जब तक कि इसको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, बाकी ममालिक जो हैं वो इसमें नहीं आएंगे और पार्टनर्स नहीं बनेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रोग्राम आगे चल सकेगा। दिस कैन बी द लास्ट नेट इन द कॉफिन अगर ये किसी किस्म का टेक्निकल इशू निकलता है और वो उसको सामने लेकर आते हैं। जहां तक रिपोर्ट की ड्यूरेशन की बात है, देखिए 1 हफ्ते के अंदर बल्कि 2-3 दिनों के अंदर उन्हें बेसिक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पता लग जाएगी कि हुआ क्या था, और उसकी फिर सब्सिक्वेंट डिटेल्स फाइनलाइजेशन चलती रहती हैं। लेकिन जहां पे इम्पैक्ट हुआ और जो वीडियो सारे मतलब 100 से ज्यादा तो वीडियोस डिफरेंट एंगल से बन चुकी हैं जो कि नजर आ रही हैं और बड़ी चीजें उससे पता चल जाएंगी। और उसके अलावा कोई कॉल भी होगी जो आखिरी उन्होंने दी होगी किसी स्टेज पे, और उस सीक्वेंस ऑफ मैनूवर्स का भी पता होगा इन्हें कि क्या होना चाहिए था इसके बाद, और क्या गलत इनपुट थी या ठीक थी या क्या वजह। तो ये पता करना बहुत मुश्किल नहीं है आफ्टर सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। और ये वीडियो जो सामने वायरल हुई हुई हैं, इनको देखते हुए एग्जैक्टली पता लग जाएगा अगले 2-3 दिनों में। और शायद मेरा ख्याल में पता चल भी गया हो इंक्वायरी टीम को, अगर वो उधर पहुंच चुकी है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, कि प्रिलिमिनरी तौर पे एक उसकी कॉज जो है, वजह वो पता लग चुकी होगी। और वी एक्सपेक्ट कि ये मैनेज ना करें, क्योंकि जब भी इस तरह की चीज को, एक्सीडेंट्स को मैनेज किया जाता है तो उसमें सफर जो करता है वो सब्सिक्वेंटली पायलट होता है या वो प्रोग्राम होता है। बिकॉज मैंने समझता हूं कि ये काफी हद तक एक डेड हॉर्स थ्योरी पे काम कर रहे हैं जो तेजाज के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इसको ईगो का मसला बना लिया है, पॉलिटिशियंस ने भी, ब्यूरोक्रेट्स ने भी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने भी। और वो इसके अंदर फंडिंग करते जा रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, जबकि ये कॉज को नहीं देख रहे कि किस वजह से ये प्रोग्राम किक ऑफ नहीं हो सका और किस वजह से इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बावजूद इसको वो एक इम्पोर्टेंस नहीं मिल सकी, या उसकी उस लेवल पे जो है वो आप इनको इसकी खरीदो फरोख्त नहीं हो सकी जो वो चाह रहे थे।